इस चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग लैंडमार्क जजमेंट देखेंगे। संविधान से जुड़े हुए बहुत सारे मामले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में गए, तो उनके जिसमें कि चैलेंज किया गया वायोलेशन के आधार पे कि मूल अधिकारों का वायोलेशन होता है। वायोलेशन कैसे होता है? तो सरकार के द्वारा जो कानून लाए गए या पहले के जो कानून हैं, तो उन कानूनों की वजह से मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो उसकी वजह से मामले कोर्ट में गए। अब मूल अधिकार से जुड़े हुए जो भी मामले होते हैं वो तो सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो एक तो वह तरीका है। और दूसरी जो बात होती है कि कोई भी अगर कानून, इन जनरल भी अगर कोई भी सरकार का कानून हो तो उसको अगर चैलेंज किया जाता है तो वो हाई कोर्ट में चैलेंज होता है या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है। तो ये तरीके होते हैं कि कोई भी केस किस तरीके से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। यहाँ पे एक और भी बात ध्यान देने की है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे कानूनों की व्याख्या करता है। कोई भी जो कानून बनते हैं तो उसकी व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का ही होता है, और उसे ही यह पावर है कि उसकी जांच परख करे कि यह संविधान सम्मत है कि नहीं, संविधान के अनुसार है कि नहीं, या जो कानून बने हैं वो विधि सम्मत है कि नहीं। तो इन बातों को वह जांच परख, उसकी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट ही करता है, और उसके आधार पे जो वो फैसले देता है तो उस आधार पे संविधान में कई परिवर्तन भी आए हैं, उनको शामिल किया गया है। तो ये एक तरीका होता है कि सुप्रीम कोर्ट में मामले कैसे पहुंचते हैं और उसके न्यायिक समीक्षा का क्या परिणाम होता है। तो मूल अधिकारों से जुड़े हुए कई मामले प्रारंभ से ही विवाद के विषय रहे, खास करके भूमि से संबंधित जो मामले थे और अन्य भी मामले, तो उन मामलों को चैलेंज किया गया, और चैलेंज करने के आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया जिससे कि शामिल किया गया। अब इसलिए और एक और भी वजह है इन केसों को पढ़ने के लिए कि इनका एक व्यवहारिक पक्ष पता चलता है। ऐसे हम लोग जो एक थियोरेटिकल पार्ट जो था उसको तो देख लिए, लेकिन उसका व्यवहारिक पक्ष क्या होता है, जब उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है कानून का, समाज में उसका क्या प्रभाव होता है, तो वो व्यवहारिक पक्ष और व्यवहारिक जो कठिनाइयाँ होती है वह उभर कर सामने आती है। तो इसी को देखते हैं, और इससे आपको वो जो थियोरेटिकल जो बातें अलग अलग अनुच्छेदों में है वो व्यवहारिक पक्ष को जान लेने के बाद और भी ज़्यादा क्लियर होता है। तो आज हमारा विषय है कि पहला संविधान संशोधन और 9वीं अनुसूची किस तरीके से लाया गया, सरकार क्यों बाध्य हुई कि पहला संविधान संशोधन इतनी जल्दी करना पड़ा। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, परंतु एक साल के बाद ही, 1.5 साल करीब 1.5 साल के बाद ही पहला संविधान संशोधन लाना पड़ा। तो इसकी क्या आवश्यकता पड़ी, क्या स्थितियां बनी कि इतने कम समय में ही सरकार को एक संविधान संशोधन लाना पड़ा, तो उसको हम जानेंगे। तो इसके लिए 4 केस है जिसकी स्टडी हम करेंगे, और उससे समझ में आएगा कि क्या व्यवहारिक दिक्कतें आई जिसकी वजह से यह संविधान संशोधन करना पड़ा और 9वीं अनुसूची लानी पड़ी। तो पहला जो हम केस लेंगे वह है रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य का। तो पहले हम जानते हैं कि इस केस का बैकग्राउंड क्या था, रमेश थापर कौन थे। तो रमेश थापर मार्क्सवादी विचारों से प्रभावित एक नेता थे, छोटे मोटे नेता, सीपीआई से जुड़े हुए नेता थे, कैडर कह सकते हैं उनको, और एक पत्रकार भी थे, राजनीतिक टिप्पणीकार थे, और सरकार के बहुत बड़े वो आलोचक थे। और वो एक क्रॉस रोड नाम से एक जर्नल निकालते थे। द क्रॉस रोड जर्नल का नाम था जिसका वो प्रकाशन करते थे। एक बात और इनके बारे में बतलाना चाहूँगा कि ये प्रसिद्ध इतिहास रोमिला थापर के रिश्तेदार भी लगते थे। तो ये क्रॉस रोड नाम का एक जर्नल निकाला करते थे और उसमें सरकार की नीतियों की आलोचना करते थे।
और कई मंचों पर वह बोलकर भी सरकार की नीतियों के बहुत बड़े आलोचक बने हुए थे। उनकी आलोचना इतनी कटु होती थी कि वह कई बार व्यक्तिगत स्तर पे भी चले जाते थे और खास करके उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध बहुत कटु टिप्पणियां किया करते थे। तो उनकी टिप्पणियों और आलोचनाओं से सरकार को काफ़ी फजीहत हो रही थी और एक ऑकवर्ड सिचुएशन में फील कर रही थी। तो सरकार ने निर्णय क्या लिया, मतलब एक नीति बनी कि इनके कार्यों को जो है सो एक रोक लगाया जाए, कंट्रोल किया जाए। तो उसके लिए क्या किया गया, तो इनकी जो जर्नल मुंबई से प्रकाशित होती थी उसे मद्रास राज्य में प्रतिबंधित कर दिया गया। जब प्रतिबंधित किया गया मद्रास राज्य में, तो इन्होंने अनुच्छेद 226 का सहारा लिया और हाई कोर्ट में चले गए, हवाला दिया अनुच्छेद 19(1) का। 19(1) में क्या है, तो विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। तो उसी अनुच्छेद को इन्होंने चैलेंज किया कि सरकार के इस कदम से हमारा विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसका हनन हो रहा है, अतः हमें न्याय दिया जाए। अनुच्छेद 21 में अभिव्यक्ति के कई तरीके बतलाए गए हैं, बोलकर, लिखकर, किताबों में लिखकर, अखबारों में छापकर, प्रेस के अन्य माध्यम से, तो ये सब तरीके बतलाए। तो उसी आधार पे इन्होंने चैलेंज किया सरकार के कदम को और कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया, अर्थात रोमेश थापर के पक्ष में फैसला दिया। ये बात तो यहाँ पे खत्म हुई, लेकिन उसके बाद सरकार के गलियारे में एक चर्चा यह चलने लगी कि चिंता इस बात की व्यक्त की जाने लगी कि अगर कोई व्यक्ति अपनी लिमिट को पार करके कुछ बात बोलता है, लिखता है, जिससे समाज में विद्वेष की भावना उत्पन्न होती हो या अपराध को बढ़ावा मिले या और भी विदेशों से संबंध खराब होने का डर हो, क्या इतना ज़्यादा हमारा संविधान किसी को निर्वाध स्वतंत्रता देता है या उस पर कुछ अंकुश लगाने का तरीका भी है। तो ये सब सारी चीज़ें जो सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं उनके बीच में एक चला कि इसका रास्ता क्या है, रास्ता निकालना चाहिए। तो मूल अधिकारों में तो ऐसी कोई अंकुश लगाने की बात कही नहीं गई थी, तो उन्होंने संविधान का अध्ययन करना शुरू किया और उसका उन्हें एक रास्ता मिला अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 352 में क्या है, तो उसमें इमरजेंसी लगाने का प्रावधान है। इमरजेंसी के समय में क्या होता है, तो मूल अधिकारों पे अंकुश लगाया जाता है। तो वहाँ से सलाहकारों ने यह बात बतलाई कि मूल अधिकारों पे भी अंकुश या पाबंदी लगाए जा सकते हैं, उसके कुछ शर्त होते हैं। तो वहाँ से वो शर्त देखे गए, तो एक रास्ता उन्हें वहाँ से मिला। अब दूसरा रास्ता क्या, कहाँ से मिला वो उसकी चर्चा करते हैं। दूसरा रास्ता मिला इस केस से, जिसकी भी हम चर्चा करेंगे, सैल बाला बनाम बिहार राज्य में। तो ये सैल बाला कौन थी, पहले ये जानते हैं। तो सैल बाला एक भारतीय प्रेस पुरुलिया की थी, उसकी मालकिन थी। उस समय क्या एक कानून था 1931 का जो चला आ रहा था, उस कानून में एक इमरजेंसी अधिनियम उसको कहा जाता था, प्रेस अधिनियम 1931 का प्रेस इमरजेंसी अधिनियम था। तो उस कानून में क्या व्यवस्था थी, क्या प्रावधान थे, तो उसमें एक प्रावधान था कि सरकार की नीतियों के संबंध में अगर कुछ लिखना या छापना है या सरकार से संबंधित कोई बातें लिखनी हो, तो एक सिक्योरिटी मनी या कह ले कि प्री सेंसरशिप फीस की तरह सरकार के पास जमा करना होता था। और जमा किस लिए करना पड़ता था कि एक गारंटी होती थी कि गारंटी मनी के रूप में होती थी कि अखबार या किताब जो भी हो वो वैसी बातें नहीं छापेंगे जिससे कि समाज में लोक व्यवस्था को नुकसान पहुंचता हो, वो हिंसक प्रकृति का हो, मानहानि होता हो,
तो ये सब बातें अगर बाद में पाई जाती थी कि इस तरह की सामग्री छापी गई है, तो उस पैसे को जब्त कर लिया जाता था, अर्थात प्री सेंसरशिप फीस जो होता था उसको जब्त कर लिया जाता था। इसी कानून को सैलबाला ने पटना हाई कोर्ट में चैलेंज किया कि यह कानून जो है सो असंवैधानिक है। असंवैधानिक किस आधार पे है? तो इसका उन्होंने 13(1) का हवाला दिया और 19(1) का। 13(1) में क्या है कि पहले से जो कानून चले आ रहे हैं और अभी भी जो चलन में है, अगर उनसे मूल अधिकारों पर ठेस पहुंचती हो तो उस स्थिति में मूल अधिकारों को वरीयता दी जाएगी और वैसे कानून खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे, नल एंड वॉइड हो जाएंगे। 19(1) में वही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो इसी आधार पे उन्होंने पटना हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत चैलेंज किया। पटना हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया। बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया और वहां से भी फैसला सैलबाला के पक्ष में आया। अर्थात बिहार सरकार पटना हाई कोर्ट से हारने के बाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंची और वहां भी केस हार गई। ये 1952 का सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया। अब जो है सो ये फैसला तो सरकार के विरुद्ध गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ से भी एक रास्ता मिला सरकार को। किसको? केंद्र सरकार को, या पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो सरकार उस समय चल रही थी, तो उसको यहाँ से भी एक रास्ता मिला कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उस पर पाबंदी के क्या तरीके हो सकते हैं। अर्थात वो सामग्री, अर्थात बोले जाने वाली बातें लोक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाता हो, उन्मादी प्रकृति का हो, हिंसक प्रकृति का हो, दुष्प्रेरक हो, किसी की मानहानि करता हो, तो इन आधार पे पाबंदी लगाई जा सकती है अभिव्यक्ति के आज़ादी पे। तो इन्हीं दो बातों को ध्यान में रखते हुए पहला संविधान संशोधन लाया गया। तो उसमें इस चीज की व्यवस्था की गई। पहला संविधान संशोधन में और भी बातें थी, तो उसमें जो एक जो मैटर था वो इससे जुड़ा हुआ था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे पाबंदी से संबंधित। तो उसमें 3 कंडीशन लगाए गए। 3 कंडीशन क्या क्या थे? तो एक लोक व्यवस्था के नुकसान पे थे कि अगर वैसी सामग्री से लोक व्यवस्था को नुकसान पहुंचता हो तो उस आधार पे पाबंदी लगाई जा सकती है। दूसरा, मित्र राष्ट्रों के साथ अर्थात विदेश से किसी अगर हमारे संबंध खराब होने की आशंका हो, अर्थात हम अगर कुछ बोल रहे हैं उससे किसी अन्य देश के साथ भारत का संबंध खराब होता है, तो वैसी स्थिति में भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे पाबंदी लगाई जा सकती है। वैसे ही अपराध उद्दीपन, मतलब किसी को अपराध करने के लिए अगर प्रेरित करे किसी के बोलने लिखने से, तो उस स्थिति में भी पाबंदी लगाई जा सकती है। तो ये 3 कंडीशन पहले संविधान संशोधन से लगाया गया। इसी को बाद में बढ़ाकर कुछ और भी कंडीशन जोड़े गए, ये बाद में जोड़ा गया। बाकी के 5 कंडीशन और लाए गए। उसमें और क्या क्या थे? तो एक मानहानि का भी आधार था कि मानहानि किसी की आप नहीं कर सकते हैं बोलकर या लिखकर। राष्ट्र की एकता अखंडता को नुकसान हो, राष्ट्र की सुरक्षा को नुकसान हो, और न्यायाधीशों के संबंध में आप जो है सो कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। तो इस तरीके की और भी शर्तें जोड़ी गई। तो पहला संविधान संशोधन लाने का ये 2 केस महत्वपूर्ण कारण है। अब हम आते हैं तीसरे केस पे। तीसरा केस क्या है? तो ये कुछ सामाजिक स्वरूप का है, इसको आप समझेंगे। यह भी मामला है मद्रास राज्य का, चंपकम दोरईराजन बनाम मद्रास राज्य। इस केस में क्या था? तो सबसे पहले जानते हैं कि चंपकई दोरईराजन कौन थी। तो चंपकई दोरईराजन एक मद्रासी ब्राह्मण परिवार से आने वाली महिला थी। ये +2 में अर्थात इंटरमीडिएट में जितने नंबर लाई थी उससे MBBS अर्थात मेडिकल में एडमिशन की पात्रता रखती थी। उस समय बहुत सारे स्टेट्स में क्या होते थे कि अब की तरह कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं होता था कि मान लीजिए कि 1000
सीट है एडमिशन के लिए, तो कंपटीशन के आधार पर पहले ही फिक्स किया हुआ है कि इतने इतने लोगों को ये किया जाए। उसका आधार क्या होता था, तो इंटरमीडिएट में नंबर को आधार माना जाता था। तो उसी आधार पे इनके जो अंक आए थे उसके अनुसार से यह मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए पात्रता रखती थी, परंतु इनका एडमिशन नहीं हो पाया। अर्थात मद्रास राज्य के किसी भी मेडिकल कॉलेज में इनका एडमिशन नहीं हो पाया। यह अपनी बातों को लेकर कई जगह पे गई, प्रभावशाली लोग जैसे एक एप्लीकेशन दिया, कई जगह लेके अपना गई नेता के पास में, या जो सचिव स्तर के लोग होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी, जहां उनको उचित लगा वो कई जगहों पे गई, लेकिन अंततः उनका एडमिशन नहीं हो पाया। उसका वजह क्या था, तो 1927 का एक कम्युनल एक्ट था। उस कम्युनल जो अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा था, उस कम्युनल एक्ट में क्या था, तो उसमें विशेष वर्गों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए थे। तो उसी एक्ट के कारण जो उसमें प्रावधान थे, तो एक समझ लीजिए कि रिजर्वेशन टाइप की बात थी कि उनको कुछ विशेष वर्गों को एडमिशन में एक रिजर्वेशन मिला हुआ था। तो उसकी वजह से चंपकई दोरईराजन का एडमिशन के लिए नंबर नहीं आ पाया और उनका एडमिशन नहीं हो पाया। तो इस बात को उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट में चैलेंज किया। चैलेंज का आधार क्या था, तो फिर से अनुच्छेद 13(1), जिसकी अभी हम लोगों ने चर्चा की कि पहले से जो कानून चले आ रहे हैं वो उनसे अगर मूल अधिकारों का नुकसान या हानि पहुंचती हो तो मूल अधिकारों को वरीयता दी जाएगी। अनुच्छेद 14 समानता का जिसमें अधिकार दिया जाता है। अनुच्छेद 15 जिसमें 5 आधार दिया गया है, जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इन 3 आधारों पे अनुच्छेद 226 का सहारा लेते हुए मद्रास हाई कोर्ट में इन्होंने याचिका दायर कर दी, अर्थात रिट पिटीशन डाला। मद्रास हाई कोर्ट में जब सुनवाई चली तो सरकार के तरफ से यह पक्ष दिया गया कि हमारे नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 39 में यह प्रावधान है कि राज्य विशेष वर्गों के लिए कुछ विशेष व्यवस्था कर सकती है। दलीलें चली दोनों तरफ से। अंत में मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला चंपकई दोरईराजन के पक्ष में सुनाया। फैसले में कोर्ट ने क्या कहा कि जब भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व और फंडामेंटल राइट की बात आएगी तो वहां पे फंडामेंटल राइट अर्थात मूल अधिकारों को वरीयता दी जाएगी, देना चाहिए, क्योंकि मूल अधिकार जो है सो एक नैसर्गिक, हर व्यक्ति का नैसर्गिक अधिकार होता है। तो उन्होंने इसी आधार पे केस का फैसला दिया। अब इस केस के फैसला आने के बाद में इसका प्रभाव क्या हुआ, तो जो पहला संविधान संशोधन लाया गया उसमें अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया। अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया। इस अनुच्छेद में क्या था, तो विशेष वर्गों के लिए कुछ उपाय करने की बात थी इसमें। उस समय में विशेष वर्गों के लिए उपाय का मतलब आरक्षण नहीं था, कि आरक्षण जैसे शब्द वहां पे नहीं। विशेष उपाय करने से मतलब है कि जैसे किसी एक छात्रवृत्ति या स्कॉलरशिप की व्यवस्था कर देना या कोई अन्य तरीके से उनको वंचित वर्गों के लिए उपाय करना। तो ये सब बातें थी। तो ये तीसरा केस हुआ जिसकी वजह से एक कारण बना, जो समस्याएं आनी शुरू हुई कि सरकार ने संविधान तो बनाया, बन गया, लेकिन उसके व्यवहारिक दिक्कतें क्या हो रही थी उसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो ये 3 केस हम लोगों ने देखा। अब आते हैं चौथा और सबसे महत्वपूर्ण केस। यह मामला भी बिहार से जुड़ा हुआ था और यह भूमि सुधार से संबंधित जुड़ा हुआ मामला था। कौन सा मामला था, तो कामेश्वर प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य, 1950 का यह मामला था। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या था। तो इसका बैकग्राउंड था कि कामेश्वर प्रसाद सिंह दरभंगा महाराज के नाम से इनको जाना जाता था और दरभंगा स्टेट के राजा थे या जमींदार कह सकते हैं। तो 1950 में बिहार सरकार ने एक कानून बनाया,
भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित एक कानून बनाया और उसमें क्या व्यवस्था की गई कि जो भी एक सीलिंग फिक्स की गई, जमीन की एक सीलिंग फिक्स की गई कि एक व्यक्ति पे अगर इतना से ज़्यादा अगर जो जमीन है तो उस जमीन को सरकार चाहे तो अधिग्रहण कर सकती है और उसको गरीबों में बांट सकती है या अन्य तरीके से उसका उपयोग कर सकती है। तो उसी कानून के आधार पे इनके जो भी जमीन थे, जो अधिक मतलब एक सीलिंग से ऊपर वाली जो जमीन थी उसको अधिग्रहण करने का इनको नोटिस आ गया। तब इस कानून को इन्होंने पटना हाई कोर्ट में चैलेंज किया। चैलेंज किस आधार पे किया? तो उस समय संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों में शामिल था और अनुच्छेद 31 में इसका प्रावधान था। 19 में भी यह प्रावधान था, 19F में, कि कोई भी व्यक्ति संपत्ति अर्जित करने और रखने का अधिकारी होगा, अर्थात उसको अधिकार होगा। साथ में रोजगार, किसी भी तरीके की वो रोजगार और करने की भी छूट थी। तो 19 और 31 का हवाला देते हुए इन्होंने पटना हाईकोर्ट में फिर से अनुच्छेद 226 का यहाँ उपयोग हो रहा है, पटना हाईकोर्ट में मामला चला गया। पटना हाईकोर्ट ने इन्हें कामेश्वर प्रसाद के पक्ष में फैसला दिया। फिर बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई। तो जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जब चला गया तब केंद्र स्तर पे, क्योंकि केंद्र स्तर पे अर्थात उस समय जो केंद्र में सरकार चल रही थी, जवाहरलाल नेहरू मुख्यमंत्री थे, तो उस समय भारत का जो विकास का जो मॉड्यूल अपनाया गया था वो समाजवाद से प्रेरित था कि जो भी नीतियां बनाई जाएगी वो समाजवाद, मतलब लोगों के बीच में साधन का बंटवारा इक्वल तरीके से हो, लोगों में आर्थिक समाजवाद की कल्पना को लेकर वह चले थे और वो नीतियां बनी थी। और उसका यह पहला लिटमस टेस्ट हुआ इस कामेश्वर प्रसाद सिंह वाले केस में कि आगे क्या व्यवहारिक दिक्कतें आने वाली है। तब उनके जो भी सरकार के कानूनी सलाहकार थे, जो वकील थे, उन्होंने सलाह क्या दिया कि जब तक संपत्ति के अधिकार को, मूल अधिकारों का संरक्षण प्राप्त है, पटना हाईकोर्ट के डिसीजन में किसी तरह की कमी और त्रुटि नहीं है और आगे भी ऐसा ही डिसीजन आएगा, अर्थात सुप्रीम कोर्ट भी वैसा ही डिसीजन देगी। तो इसके लिए जरूरी है कि भूमि से संबंधित जो भी कानून है उसके लिए कुछ अलग से प्रावधान किए जाएं। तब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी बाद में उनके पक्ष में ही, कामेश्वर प्रसाद सिंह के पक्ष में ही फैसला आया। तब सरकार यह समझ गई कि आगे जो हमारा जो आर्थिक मॉडल, विकास का मॉडल जो लेके चल रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि भूमि सुधार से संबंधित कानून बनाए जाए, जमींदारी उन्मूलन से संबंधित कानून बनाए जाए, क्योंकि सामाजिक भी कई दोष जमींदारी प्रथा के आ रहे थे, जैसे कि बेगारी करवाई जाती थी, किसी को काम करवा के पैसे नहीं देना, जबरदस्ती काम करवाना और बंधुआ मजदूरी, इस तरह की कई समस्याएं और दोष समाज में मौजूद थे। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या किया, तो अनुच्छेद 31(1) लाया, इसको लाकर जोड़ा गया और 5 तरह की संपत्तियों को मूल अधिकार से बाहर कर दिया और मूल अधिकार से बाहर करके सिर्फ एक कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार रहने दिया अनुच्छेद 300 के अंतर्गत। दूसरा क्या किया गया कि 31B जोड़कर एक 9वीं सूची डाला गया संविधान में और इसमें क्या व्यवस्था की गई कि 9वीं सूची में जो भी विषय जाएंगे उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट को जो पावर है कि कोई भी कानून सरकार के द्वारा बनाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसकी न्यायिक समीक्षा करता है और वह अगर संविधान के अनुसार नहीं होता है वैसे कानून तो उनको अवैध घोषित कर दिया जाता है, वैसे कानून लागू नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया कि भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित जितने भी कानून थे उन सारे कानूनों को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया और तो इस तरीके से ताकि कोई भी व्यक्ति कोर्ट
कोर्ट में जा ही नहीं सके, ये व्यवस्था कर दी गई। अब यहीं से जो है ये मामला तो वहाँ पे खत्म हो गया। कामेश्वर प्रसाद सिंह जीत भी गए और बाद में 9वीं अनुसूची डाल दी गई। तो एक रास्ता यहाँ से एक निकला 9वीं अनुसूची वाला। यह काफी विवाद का विषय बना। शुरू में तो यह भूमि कानून से संबंधित थे, जमीन से संबंधित, लेकिन कालांतर में जब आगे आप जाएंगे तो देखेंगे कि इस 9वीं अनुसूची में और भी विषय डाले जाने लगे जिनका कारण राजनीतिक था। जैसे एक उदाहरण देते हैं कि तमिलनाडु का अभी मामला है, वो बहुत अभी का मामला नहीं है, पुराना ही मामला है। उसमें क्या है कि 69% रिजर्वेशन वहां दिया गया है, व्यवस्था की गई है। वो मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन का एक क्राइटेरिया फिक्स किया कि 50% से ज्यादा नहीं होगा। तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन दिया गया और उसको भी 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया ताकि इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सके। ऐसे ही अभी दलित उत्पीड़न से संबंधित जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, उसके बाद सरकार एक उसका संविधान संशोधन लेकर आई। अब उसकी भी बात चल रही है कि इसको भी 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए। तो 9वीं अनुसूची के बारे में और भी देखेंगे कि आगे जाके कैसे एक विवाद खड़ा हुआ और बाद में इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने भी यह फैसला दिया कि नहीं, 9वीं अनुसूची के विषय भी जो है उनकी भी कानूनी समीक्षा की जा सकती है। खास करके 1973 के बाद से जो विषय उसमें डाले गए हैं, 1973 के पहले वाले विषय के संबंध में है कि उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, परंतु उसके बाद में जो विषय डाले गए हैं उनकी समीक्षा की जा सकती है। तो अभी की स्थिति यही है कि कानूनी समीक्षा किसी की भी हो सकती है, भले वो 9वीं अनुसूची में डाला जाए। अब यहाँ पे एक बात और बतलाना चाहूँगा कि मूल अधिकार और ये 9वीं अनुसूची को लेकर एक यह झगड़ा काफी लंबे समय तक चला, करीब 25-30 सालों तक। 1980 तक जाके यह झगड़ा चलता ही रहा है, जिसको कि अलग अलग केसों को हम लोग देखेंगे। तो ये झगड़ा क्यों चल रहा था, तो उसका मूल में जो बात थी उसको बतलाना चाहता हूँ। तो हमारे जो मूल अधिकार जो हैं वह उदारवादी विचारों से प्रभावित है, पाश्चात्य मतलब पश्चिम के देशों से प्रभावित है। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। इसके अतिरिक्त भी कई देशों में, पाश्चात्य देशों में जो उदारवादी विचार हैं, लिबरल थॉट है, जैसे फ्रांस का, तो उन सब देशों से लिया गया है। लेकिन हमने जो विकास का मॉडल अपनाया या शुरू से जो विकास का मॉडल अपनाया गया वो समाजवाद की अवधारणा पे चली। और समाजवाद किस तरीके से प्रभावित, किससे प्रभावित है? तो वो मार्क्सवाद से प्रभावित है। तो मार्क्सवाद और पश्चिमी, ये दोनों में एक तरीके से समझ लीजिए कैपिटलिस्ट थॉट, और या उसको कह सकते हैं वामपंथी सोच और दक्षिणपंथी सोच, ये दो अलग अलग दिशा की बातें हैं। तो ये मूल कारण है कि एक तरफ उदारवादी विचारधारा और नीतियों में आप ला रहे हैं मार्क्सवादी विचारधारा, उनसे संबंधित आपकी नीतियां हैं। तो ये टकराव होता रहा। संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए, खास करके अनुच्छेद 13(1) में आप देखेंगे बाद में जाके कि बतलाया गया है कि उसमें संविधान संशोधन के बारे में कोई चर्चा नहीं है। तो इस तरीके से कई विवाद आए, उसको हम लोग देखेंगे बाद में। ये था हमारा आज का ये 4 केस पहला। समझते हैं कि मेरी समझ में आपको व्यवहारिक जो बातें हैं इससे जुड़े हुए वो समझ में आया होगा, इसका प्रभाव समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करेंगे, लाइक करेंगे, साथ में सब्सक्राइब भी कर लेंगे इस चैनल को, नोटिफिकेशन की घंटी जरूर दबा देंगे। धन्यवाद दोस्तों।